Okay, everybody. Today we will go over few videos on YouTube, trying to understand how to solve problems related to Fourier series, Fourier transform, and periodic Fourier series, exponential Fourier series, and so on. So please keep your mic open if you have to ask a question, and you can stop me anywhere you like. Okay. So I will just. Can you see my screen? आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। जी, आपको यहाँ पे एक YouTube की वीडियो नजर आ रही होगी जिसका नाम मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, कंप्यूट फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फंक्शन। तो इस वीडियो को डिस्कस करते हैं कि हाउ दिस पर्सन हैज सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन किया है कि कन्वर्जेंस फोरियर सीरीज की क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा सा इसमें डिस्कस किया गया है। Suppose that f(x) is a periodic function with period 2l. It means कि it is a periodic function जिसका पीरियड जो है वो 2l के बराबर है। सिंपल l नहीं है, इसमें 2l है। It means it goes from -l, नेगेटिव l से लेकर पॉजिटिव l तक गया हुआ है। और f(x) is piecewise differentiable on this। तो शर्त क्या है फोरियर सीरीज के लिए कि फोरियर सीरीज उस वक्त कन्वर्ज करेगी या फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन उस वक्त वायबल हो जाती है, एग्जिस्ट करती है, जब एफ ऑफ एक्स जो हमारा फंक्शन है वो क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। अब एक्स हमारे केस में क्या होता है, टाइम होता है, तो जर्नली क्या होता है, एक्स होता है। तो एनी फंक्शन ऑफ एक्स इज रिप्रेजेंटेड विद फोरियर सीरीज। अब किसी भी फंक्शन को, पीरियाडिक फंक्शन को फोरियर सीरीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर वो क्या हो, पीस वाइज डिफरेंशिएबल हो अपने पीरियड के ऊपर। फोरियर सीरीज क्या होती है, फोरियर सीरीज होती है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट, इसकी पहली टर्म होती है ए नॉट, और उसके बाद इसमें इनफाइनाइट टर्म्स होती हैं स्टार्टिंग फ्रॉम एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। ये इंडेक्स है, और इसके अंदर कोसाइन की टर्म होती है जिसका वेट होता है ए एन, और इसके पास साइन की टर्म्स होती है जिसका वेट होता है बी एन। अच्छा, अब आपको याद हो तो क्लास में हमने किया था ओमेगा। ठीक है, तो ओमेगा की जगह यहाँ पे क्या है, तो वो क्या था, ओमेगा एन ओमेगा टी। तो ओमेगा क्या है, वो है बेसिकली आपके पास 2 पाई बाई टी। तो मैं अगर आपको यहाँ पे शो करूं, तो अगर आप इसको गौर से देखें, यहाँ पे ये है ओमेगा टी बाई एल। तो ओमेगा टी बाई एल, इसका मतलब है कि ये है एन, तो उसके साथ भी था, ओमेगा की जगह क्या आ गया यहाँ पे, पाई ओवर एल। अब पाई ओवर एल किस लिए आया हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि ओमेगा किस चीज के बराबर होता है, 2 पाई बाय टाइम पीरियड। अब 2 पाई के साथ भी है और 2 डिनोमिनेटर भी है, क्योंकि इसका टाइम पीरियड जो है वो 2l के बराबर है। तो क्या हो जाता है कि 2 और 2 कैंसिल हो जाते हैं आपस में, और आपके पास बच जाता है साइन एन पाई एल, और x जो है वो t को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे केस में। तो ये सारी की सारी सीरीज आपके पास आ जाती है जी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज यू कैन स्टॉप मी। या तो क्लियर है, ये चीज सबको क्लियर है, एवरीबॉडी ओके? आप में से किसी के जहन में क्वेश्चन तो नहीं है ये कि एफ ऑफ एक्स इस तरह क्यों लिखा गया है? इसमें एक साइन होती है टर्म, एक कोसाइन टर्म होती है, और इसमें एक ए नॉट होता है जिसको हम डीसी टर्म कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब आप देखें तो ए नॉट कैसे फाइंड करते हैं। ए नॉट के लिए होता है 1 ओवर टाइम पीरियड। अब चूंकि टाइम पीरियड आपका 2l के बराबर है इस केस में, तो ये हो गया 1 ओवर टी, और ये माइनस टी बाई 2 से लेकर प्लस टी बाई 2, जो कि माइनस एल से प्लस एल के दरमियान है, और एफ एक्स इंटू डी एक्स है। ये क्या है, ये ए नॉट है। ए नॉट एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है एवरेज वैल्यू। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है आपके पास ए एन। ए एन जो है ये आपके जो है वेट्स हैं कोसाइन के।
तो ये कोसाइन के साथ ये 1/L है। अगर आपने देखा हो तो वहां पे क्या होता है, 2/T होता है, तो 2 और L आपस में कैंसिल हो गए हैं। L के साथ भी 2 लगा हुआ था, तो 2 कैंसिल, 1/L, और ये आ गया -L से +L हाफ। तो ये 1 पीरियड के ऊपर इंटीग्रेशन की गई है, fx को कोसाइन के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, और इसमें n जो है वो एक इंटीजर है जो कि वैल्यू दे सकता है 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। इसी तरह bn जो है ये वेट्स हैं। ये किसके वेट हैं? ये साइन टर्म के वेट्स हैं। जो आपके पास ये फोरियर सीरीज आई है, ये साइन टर्म्स के वेट हैं। और ये किसके बराबर हैं? ये उसी तरह an और bn के फार्मूले में सिर्फ एक ही फर्क है कि इसके रिलेशनशिप में 1/L उसी तरह, लेकिन इसमें कोसाइन आया हुआ है, यहाँ पे साइन आ जाता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। अच्छा, अब उसमें अगर आप इसमें देखें थोड़ी देर आगे, अगर x इज ए पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, अब देखें ना इसमें, इसका क्या मतलब है कि आप f को एवेल्युएट कर रहे हैं किसी x के ऊपर, हमारे केस में x क्या है? टाइम, किसी टाइम के ऊपर, तो वो इस चीज के बराबर होगा। वो कहता है कि अगर जिस टाइम पे आप ये सीरीज इवेल्युएट कर रहे हैं उस टाइम के ऊपर अगर वो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, फिर तो आप राइट हैंड साइड में ये सीरीज इवेल्युएट करें, आपको वो उस फंक्शन की उस पॉइंट के ऊपर वैल्यू मालूम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट t = 3 सेकेंड, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? 3 सेकेंड डालूंगा x की जगह पे और इसको इवेल्युएट करूंगा तो जवाब आ जाएगा। लेकिन अगर ये x या हमारे केस में टाइम जिस पे हम वो वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, अगर वो कोई जंप है, वहां पे फंक्शन का जंप आ रहा है, तो उस केस में फिर क्या होगा कि ये आपकी राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल नहीं होगी। उस वक्त फिर आपको क्या करना पड़ेगा? देन यू हैव टू लुक इनटू व्हाट इज नोन एज ए डिसकंटिन्यूटी पॉइंट। तो फिर कन्वर्ज क्या करेगी? सीरीज कन्वर्ज करेगी। तो फिर आपकी सीरीज जो है वो कन्वर्ज करेगी कि आपको 1/2, अब देखें ना, मैं आपको यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा कि आपके पास फिर ये आएगा f(x) प्लस और उसके बाद f(x) माइनस। तो f(x) प्लस क्या है? तो जब हम f(x) प्लस करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम कह रहे हैं कि x पॉइंट के फौरन बाद वाली वैल्यूज, तो x के ऊपर एक प्लस का साइन आ जाता है, और जब x के ऊपर एक माइनस का साइन आता है तो इसका मतलब है कि मैं फंक्शन की वैल्यू देख रहा हूं उस x से थोड़ा पहले। तो उस x से थोड़ा पहले और उस x से थोड़ा बाद में, मतलब उस डिसकंटिन्यूटी को मैं इग्नोर कर रहा हूं, क्योंकि x पे तो डिसकंटिन्यूटी है, x पे तो फंक्शन की वैल्यू है ही नहीं। तो उससे पहले जो उसकी वैल्यू है जंप से पहले, और जंप के बाद जो वैल्यूज हैं इनको मैं ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दूंगा। इससे जो जवाब आएगा, तो मेरी जो सीरीज है वो कन्वर्ज होगी इस आंसर पे कि 1/2 स्मॉल वो f(x) प्लस और प्लस करके f(x) माइनस। तो उधर से जो मेरे पास जवाब आएगा, जैसे मैं आपको दिखा सकती, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये जो मैं जब बात कर रहा हूँ, ये 1/2 f(x) प्लस और उसके बाद प्लस करेंगे f(x) माइनस। तो ये जो चीज है, अब हम एग्जाम्पल पे जाते हैं। अब आप एग्जाम्पल को बड़े आराम से देख सकते हैं। इसमें क्या है, एक फंक्शन दिया हुआ है और ये बताया गया आपको पहले से कि इसका पीरियड 2 है। अब अगर आप इस फंक्शन को देखें, ये क्या है, -1 से लेकर 0 तक इसमें कोई एक्टिविटी नहीं है, ये डेड है, 0। और 0 से लेकर 1 तक ये 1 है। इसका मतलब है कि 0 के पॉइंट के ऊपर क्या आ रहा है? जंप आ रहा है। ये देख रहे हैं, ये जंप आ रहा है। अब इसको जरा ग्राफ बना के इसको देख लेते हैं। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ये देख रहे हैं, ये -1 से आया और ये 0 तक आया। 0 तक क्योंकि लेस देन इक्वल का साइन ऊपर वाले के साथ है, इसलिए इसने यहाँ पे फील्ड सर्कल किया। अब इसी 0 पे ऊपर गया तो यहाँ पे खाली है, ये देखे ना, ये एक सर्कल है लेकिन ये एम्प्टी है। इसका मतलब है कि ये वैल्यू मौजूद नहीं है। 0 के ऊपर सिर्फ नीचे वैल्यू मौजूद है, और इस 0 के ऊपर जंप आया और उसके बाद इसने क्या वैल्यू लेना शुरू कर दी? 1। और जब इसने 1 को टच किया तो ये भी खाली सर्कल है। इसलिए खाली सर्कल है क्योंकि आपके पास जो इक्वेशन के अंदर लेस देन का साइन है, लेस देन इक्वल का साइन नहीं है। इसका मतलब है कि ये
इस पर्टिकुलर फंक्शन का एक पीरियड है। अब अगर हमारे पास सिर्फ एक पीरियड दिया हुआ है और हमें बताया गया है कि ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो इसका मतलब है इसकी फोरियर सीरीज है। अब पीरियोडिक फंक्शन में क्या करेंगे, हम इसका पीरियोडिक एक्सटेंशन करेंगे। अब पीरियोडिक एक्सटेंशन क्या है, ये देखें, ये इसका पीरियोडिक एक्सटेंशन है। सेम चीज बार बार रिपीट हो रही है आगे, ये देखें, उसके बाद फिर रिपीट हुई, ये राइट पे रिपीट हुई, लेफ्ट पे रिपीट हुई। तो ये जो चीज है ये क्या बना रही है, ये इसका पीरियोडिक एक्सटेंशन हो गया। इसका मतलब है कि ये पर्टिकुलर फंक्शन जो है ये पीरियोडिक है विद पीरियड 2। अब हम इसकी फोरियर सीरीज कंप्यूट करते हैं। एवरीबॉडी विद मी, आप लोग हो मेरे साथ? हेलो, यस सर। ओके गुड। अच्छा, अब जहां पे अगर आपको फील हो कि कोई ऐसी चीज है जो आप समझ नहीं पा रहे तो वहां मुझे आप रोक सकते हैं, ठीक है? तो जस्ट अनम्यूट योर माइक एंड आस्क क्वेश्चन, ठीक है? तो ये अब देखें ना, ये क्या है, इसने क्या किया, पीरियोडिक एक्सटेंशन। इसका मतलब है आपको कभी भी एग्जाम में या कहीं पे आए कि ये एक पीरियड दिया हुआ है, इसकी पीरियोडिक एक्सटेंशन बनाएं, तो आपको बनाना आना चाहिए। ये जो रेड लाइन के साथ ने बनाया है, ये इसी पीरियड को रिपीट करता गया आगे कांस्टेंट 2 इंटरवल के साथ, ठीक है? तो नाउ लेट्स हैव ए लुक एट फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन क्या है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन में, हमने फील किया है कि -l से लेकर +l तक जाना है और ये वाले फार्मूले। अब ये आपकी चॉइस है, -l का मतलब है कि -t/2, मतलब है कि माइनस से लेकर प्लस तक। अच्छा, अब ये जो चॉइस है ये आपके ऊपर डिपेंड करती है, आर्बिट्रेरी है। बास केसेस में आप 0 से t तक जाना चाहेंगे, बास केसेस में -t/2 से लेकर +t/2 पर। ये एग्जैक्टली आपकी कन्वीनियंस है। फंक्शन देख के हम फील करते हैं कि हमें आसानी कहाँ पे है, ठीक है? तो अब इस फंक्शन को अगर हम गौर से देखें तो इसमें हमारे पास आसानी ये है कि अगर हम -1 से 1 पे जाएं तो आसानी है, क्योंकि अगर आप इस फंक्शन का ग्राफ देखें तो इसका फंक्शन का जो ग्राफ है वो -1 से 1 के दरमियान एक पीरियड आता है। अच्छा, आमतौर पे अगर मेरे पास चॉइस हो कि मैं -1 से 1 जाना चाहूँ या अगर मैं चाहूँ तो 0 से 2 पे भी जा सकता हूँ, तो मैं 0 से 2 वाला पीरियड नहीं उठा रहा हूँ, मैं -1 से +1 वाला पीरियड उठा रहा हूँ। उसकी रीजन ये है कि -1 से 1 के दरमियान एक सिमेट्री है जिसे मैं इवन सिमेट्री कहता हूँ, और मैं उस सिमेट्री से फायदा उठाना चाह रहा हूँ और मेरी फीलिंग है कि उस सिमेट्री से मुझे फायदा होगा, तो मैं इसलिए ये -1 टू +1। लेकिन ये आपकी चॉइस है, आप जो भी पीरियड उठाना चाहें आप इसमें उठा सकते हैं। तो -1 टू 1, 1/l, तो an, a0, bn, ये 3 लोग हैं जो मैंने कंप्यूट करने हैं। अब मैं an के लिए क्या करूंगा, 1/1, क्योंकि l इसमें 1 है, -1 से 1 जाऊंगा और fx के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा, कोसाइन को मल्टीप्लाई करूंगा और ये वाला इंटीग्रल कंप्यूट करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, अब आप जरा गौर से देखिएगा कि उसने क्या किया। उसने इस इंटीग्रल को ब्रेक कर दिया है दो इंटीग्रल में। वो इसलिए कि इस fx का जो बिहेवियर है ना वो चेंज हो रहा है। -1 से 0 के दरमियान में ये फंक्शन 0 है और 0 से 1 के इंटरवल में ये फंक्शन 1 है। इसका मतलब है कि इस फंक्शन के दो रूप हैं, इसने अपना बिहेवियर कंप्लीटली चेंज कर लिया। इसलिए मैं इस सारे बिहेवियर को किसी एक इक्वेशन के साथ रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैंने अपना इंटीग्रल दो में तोड़ लिया। तो इंटीग्रेशन में आपको अलाउ होता है कि अगर आपने एक इंटीग्रेशन, बड़ी इंटीग्रेशन है, किसी बड़े इंटरवल पे है, तो आप उसके छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हो। तो हमने इसको डिवाइड कर लिया। -1 से 0 के दरमियान जो इंटीग्रल था हमारा an का, उसमें fx की वैल्यू 0 है, तो 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है तो ऑफ कोर्स वो नलीफाई कर देती है, तो ये सारा का सारा इंटीग्रेशन हमारे पास 0 में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट वी गो फॉर द नेक्स्ट वन। तो उसमें क्या है, हमारे पास 0 से 1 वाले इंटरवल में fx की वैल्यू 1 है, n पाई x और l की वैल्यू क्या है, 1 है। अब ये वाला इंटीग्रल हमने इवेल्युएट करना है इन ऑर्डर टू फाइंड an, ठीक है? तो इसमें हम इसको
कंप्यूट करते हैं। अब आपको पता है कि कोसाइन n पाई x का इंटीग्रल जो है वो साइन n पाई x होता है, और n पाई जो इसमें ये x के साथ आर्गुमेंट में आए हुए हैं ये डिनोमिनेटर में चले जाते हैं। दैट्स हाउ वी डू द इंटीग्रेशन। यू सी साइन n पाई x ओवर n पाई, ये देखिए ना, साइन n पाई x ये आ गया, ये कोसाइन का इंटीग्रल है। और चूंकि इसमें x के साथ n पाई भी लगा हुआ है तो ये n पाई आपको पता है ना कि वो जब भी आप इंटीग्रेशन करते हो तो इसमें वो एक चेन रूल लगता है जिसमें ये है कि आप पहले उस फंक्शन का इंटीग्रल लेते हो और फिर फंक्शन के आर्गुमेंट का जो डिफरेंशियल होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो इसमें डिनोमिनेटर में ये n पाई आ गया। अगर मैं इसको डेरिवेटिव करूं n पाई x का तो ये मेरे पास n पाई आएगा, वो मैंने डिनोमिनेटर में रखना है। ठीक है। अब क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो इसकी लिमिट्स हैं 0 से 1 के दरमियान, तो मैंने पहले अपर लिमिट इसमें अगर हम प्लग करें तो ये हो जाएगा साइन n पाई ओवर n पाई, और अगर इसमें हम 0 प्लग करें तो वो माइनस के बाद 0 साइन 0 होने से ये सारे कुछ 0 हो गया, साइन 0 ओवर n पाई। अब हमें पता है कि साइन 0 जो है वो हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो वो n पे डिपेंड नहीं करता, n चाहे कुछ भी ले लें। अच्छा, इस केस में देखें ना, n डिनोमिनेटर में आ गया तो n 0 नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि हम वो वाला an ले रहे हैं जिसमें n 1 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि a नॉट हम अलग से कंप्यूट करेंगे, मतलब वो अलग से होगा। तो ये जो an है इसमें हम n को 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए हम सेफ हैं। अदरवाइज यहाँ पे मैं प्रॉब्लम पेश आ जाता है इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, क्योंकि इसमें न्यूमिनेटर है और डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर में जब 0 आ जाता है तो, लेकिन हम यहाँ पे सेफ हैं इसलिए कि हमें पता है कि ये ए नॉट नहीं है, ए एन है। तो ए एन में हम एन को 1 से स्टार्ट लेते हैं, तो वी आर सेफ। तो एन की वैल्यू कोई भी ले लें 1 से 2 3 4, तो ये सारी की सारी टर्म 0 हो जाएगी। अब ये जो साइन एन पाई है ये हमें देखना पड़ेगा ये क्या होता है। अब एन डिफरेंट वैल्यूज ले सकता है, तो इसका मतलब है कि साइन 1 पाई होगा, फिर साइन 2 पाई होगा, फिर साइन 3 पाई होगा, फिर साइन 4 पाई होगा, फिर साइन 5 पाई होगा। तो ये साइन की वैल्यूज जो है ना वो इस तरह होंगी। तो अब ये वैल्यूज क्या होती हैं साइन की, इसको हम जरा देख लेते हैं। अच्छा, अब आप अगर आप थोड़ी देर के लिए देखें तो साइन पाई क्या होता है, तो साइन को अगर आप गौर से देखें तो साइन 0 से स्टार्ट होता है, पाई बाई 2 पे पीक पे जाता है, और पाई पे ये 0 हो जाता है। ठीक है, फिर ये 3 पाई बाई 2 पे -1 हो जाता है, और 2 पाई के ऊपर फिर जाके 0 हो जाता है। इसका मतलब है कि 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इन सब के ऊपर ये हमेशा 0 क्रॉसिंग पे होगा, 0 को क्रॉस कर रहा होगा। अगर मैं साइन का ग्राफ देखूं तो इसका मतलब ये है कि ये सारी की सारी टर्म भी 0 हो गई। तो 0 ये टर्म भी हो गई, ये टर्म भी 0 हो गई, तो ओवरऑल मेरे पास ए एन 0 हो गया। अब मैं आपको ले जाता हूं कि मैंने -1 टू +1 वाला पीरियड क्यों चूज किया था, क्योंकि ये क्या है, ये एक इवन फंक्शन है। तो जो इवन फंक्शन होता है बेसिकली उसका ए एन 0 होता है। तो अगर कोई एफ ऑफ एक्स इवन हो, इवन का मतलब है कि इसकी जो इक्वेशन है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ये वाली कंडीशन अगर ये पूरी कर रहा है तो ये क्या होगा, एक इवन फंक्शन होगा। तो अगर किसी इवन फंक्शन की आप फोरियर सीरीज कंप्यूट कर रहे हैं तो उसमें ए एन 0 होता है। इसी तरह आर्ट फंक्शन के लिए बी एन 0 होता है। तो ये थोड़ा सा एक चीज है जो आपको प्रॉब्लम एग्जाम में हेल्प देगी कि अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप पूरी की पूरी कंप्यूटेशन नहीं करना चाहते, तो अगर वो ऑलरेडी इवन फंक्शन है तो आप आराम से कह सकते हैं कि ए एन क्या है, 0 है। तो ए एन सारा का सारा 0 हो गया। अब हम जाएंगे और ए नॉट कंप्यूट करते हैं। अब अगर ए नॉट कंप्यूट करें तो उसमें जो फार्मूला है 1/2 डॉट एल, तो इसमें 2l आया हुआ है, देखें ना 2 डॉट, अब l क्या है हमारे पास 1 है, -1 to 1 एफ एक्स, इसके साथ ना कोसाइन है ना साइन है, क्योंकि ये ए नॉट का रिलेशनशिप है, ये ए नॉट की कंप्यूटेशन के लिए एक रिलेशनशिप है। इसमें क्या आ गया, अब इसमें भी हम अपने इंटेग्रल को 2 में ब्रेक करेंगे, इसलिए कि बेस्ड ऑन एफ एक्स बिहेवियर, क्योंकि एफ एक्स जो है वो काइंड ऑफ एक पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन है, उसमें जंप है एक दरमियान में, पहले वो 0 है और फिर,
तो इस बिहेवियर को एकोमोडेट करने के लिए हमें अपना इंटीग्रल भी दो हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा, दो इंटरवल के ऊपर। तो पहला इंटरवल हमारा है -1 to 0, उसके अंदर तो फंक्शन आइडेंटिकली 0 है, दूसरे में ये 1 है। तो जब इसको इंटीग्रेट किया तो 1, तो आप देख सकते हैं इसमें कि ये देखें ना, इसके साथ यहाँ पे dt लगा हुआ है, जो ये लगाना भूल गया है, सॉरी dx होगा इस केस में, क्योंकि ये x ले रहे हैं हम, तो t लेते हैं, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो x आएगा। x की अपर वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और लोअर वैल्यू क्या होगी, 0। तो 1 माइनस 0 से क्या आएगा, 1 आएगा। 1 जब 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/2। इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर फंक्शन में जो f ऑफ x दिया गया है, जिसकी हमने फोरियर सीरीज मालूम करनी है, इसके अंदर डीसी एलिमेंट है। डीसी एलिमेंट का मतलब ये है कि ये वर्टिकली बैलेंस नहीं है। जितना जीरो वो जो एक्स एक्सेस के जितना ऊपर है उतना नीचे नहीं है। हमारे केस में तो ये सारा का सारा ऊपर ही है, तो इसका मतलब है डेफिनेटली इसमें डीसी वैल्यू। तो डीसी वैल्यू हमें वर्टिकल सिमेट्री बताती है, सिमेट्री अक्रॉस एक्स एक्सेस के। एक फंक्शन ऊपर कितना है वो एक्स एक्सेस की लाइन से, और नीचे उसका एरिया कितना है। अगर ये दोनों एरियाज बराबर हों तो ए नॉट। तो एग्जाम में भी आप ये चेक कर सकते हैं कि अगर किसी फंक्शन का एरिया जो है वो 0 आ रहा है ऊपर भी और नीचे भी, तो इसका मतलब है कि उसका ए नॉट 0 होगा। इस केस में ए नॉट 0 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर का एरिया जो है मौजूद है और नीचे तो बिल्कुल एरिया है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे ए नॉट आ गया। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, और हम देखते हैं कि ये बी एन, अब हमारी बारी आ गई, हमने बी एन कंप्यूट करना है। अब आपको बी एन का भी पता चल गया कि बी एन में भी हम इंटीग्रल के दो हिस्से करेंगे, तो इसने वो शॉर्टकट लगाया यहाँ पे, और वो बता रहा है कि -1 to 0 वाला तो वैसे भी 0 होगा, तो वो 0 से 1 पे कंसंट्रेट कर रहा है, लेकिन इस बार कोसाइन की जगह साइन एन पाई एक्स आ गया। तो जब साइन एन पाई एक्स, क्योंकि एल तो 1 है इसमें, तो जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन एन पाई एक्स को जब इंटीग्रेट करेंगे ये हो जाएगा माइनस कोसाइन, क्योंकि साइन का जो इंटीग्रल है वो माइनस कोसाइन है। तो माइनस कोसाइन एन पाई एक्स, और इस आर्गुमेंट का जो डेरिवेटिव है वो है एन पाई, वो हम डिनोमिनेटर में ले आए। ठीक है, और उसके बाद हमने इसमें लिमिट डाल दी। लिमिट क्या है, ऊपर 1 है नीचे 0 है, तो अपर लिमिट 1 है और लोअर लिमिट क्या है, 0 है। अब हम ये दोनों लिमिट्स प्लग करेंगे इसमें, हमारे पास क्या आ गया, अपर लिमिट जब प्लग किया तो माइनस कोसाइन एन पाई, और एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1 ओवर एन पाई। और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप किसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर अगेन उसमें माइनस कोसाइन एन पाई, और एक्स की जगह क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो अगर मैं ये वाला काम करूं तो कोसाइन की वैल्यू होती है 0। तो कोसाइन जो 0 है, अब डिनोमिनेटर में फिर एन आया हुआ है, लेकिन अब हमारी फिर खुशकिस्मती है कि बी एन जो होता है वो हमेशा एन इक्वल टू 1 से स्टार्ट होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे ये लेवरेज ले रहे हैं कि एन को डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं। और अब कोसाइन 0 की जो वैल्यू है वो 1 आ गई है। ठीक है, और अब हम इसको चेक करते हैं कि कोसाइन एन पाई की वैल्यू क्या होती है। अब जरा आप कोसाइन का ग्राफ देखें और उसको एक्स के साथ या टाइम के साथ आप उसको देखें, तो cos ऑफ 0 जो होता है वो होता है 1। cos ऑफ पाई बाई 2 जो होता है वो होता है 0। cos ऑफ पाई बाई 2 पे 0 क्रॉसिंग करता है और नीचे जाता है, और cos ऑफ पाई पे ये -1 होता है। और जैसे ही ये फिर 3 पाई बाई 2 पे जाता है, फिर ये 0 क्रॉस करता है, 2 पाई पे फिर 1 हो जाता है। इसका मतलब है ये सिंगल पाई के ऊपर cos ऑफ पाई अगर मैं कहूं तो उसकी वैल्यू -1 है। cos ऑफ 2 पाई कहता हूं तो उसकी वैल्यू +1 है। इसी तरह cos ऑफ 3 पाई की वैल्यूज जो हैं वो -1 है। cos ऑफ 4 पाई की वैल्यूज जो हैं वो +1 है। इसका मतलब है ये +1 और -1 के दरमियान अल्टरनेट करेगा अपनी वैल्यूज को, बेस्ड ऑन कौन सा n है। तो मैं अगर इसको थोड़ा सा अपने अंदाज में बयान करना चाहूं तो वो मैं इस तरह कह सकता हूं कि n अगर वो ऑड है, ठीक है, तो उसके ऊपर तो वो -1 रहेगा, लेकिन अगर वो इवन है तो +1। तो मैं इसको कहता हूं कि cos n पाई को मैं लिख सकता हूं -1 की पावर n। ठीक है, तो इसको आप उस तरह देखें, और आप ये देखें ना,
cos ऑफ माइनस पाई को लिखा है -1 की पावर n। इसका मतलब n पे डिपेंड करेगा। अगर n 1 होगा तो ये माइनस रखेगा, और अगर n 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8, जो वो बेसिकली आपके पास इवन नंबर आते हैं, तो उस केस में ये क्या करना शुरू कर देगा, ये +1 आएगा। -1 तो बाहर रहेगा क्योंकि वो ये यहाँ से आ रहा है -1। तो फिर ये n पाई है प्लस, और इसकी वैल्यू भी क्या है, 1 है। 1 -1 प्लस हो गई 1 और n पाई। अब डिपेंड करता है, अगर n हुआ ऑड, अगर n क्या हुआ, ऑड हुआ, तो ऑड होने की वजह से ये -1 और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, और यहाँ पे 2/n पाई आ जाएगा। लेकिन अगर n हुआ इवन, तो इससे क्या आ जाएगा, यहाँ पे -1 ओवर n पाई आएगा, यहाँ +1 ओवर, ये कैंसिल कर देंगे, जवाब 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर f ऑफ x में bn तो है, लेकिन वो कौन सा bn, वो वाले bn जिसमें n जो है वो ऑड होगा, इसमें इवन वाले मौजूद नहीं है। ये देखें ना, एन इवन पे क्या है, ये 0 है, सिर्फ ऑड वाले लोग मौजूद हैं, ऑड वाले लोग मौजूद हैं। और ये भी इसी वजह से है कि वो फंक्शन खुद क्या है, वो इवन फंक्शन। तो ये भी एक कॉन्सिक्वेंस है, तो इसको भी आप देख के रिलेट कर सकते हैं कि अगर फंक्शन इवन है तो उसके बी एन में फिर आपके एन ऑड होंगे, एन इवन वाली टर्में मौजूद नहीं होंगी। ठीक है, एवरीबॉडी विद मी? अब आप देख सकते हैं कि हमने पूरी इक्वेशन लिख रहे हैं दोबारा से। मैं आपको थोड़ा सा वो दिखाना, हाँ ये देखिए, अब ये पूरी इक्वेशन आ गई। 1/2 वो तो ए नॉट से आया, 2/पाई आ गया। साइन, इसमें कौन कौन से साइन है, इसमें देखा ना आपने, इसमें कोसाइन तो है ही नहीं, इसमें सिर्फ साइन है, और साइन भी कौन से वाले, ऑड वाले। साइन पाई एक्स है, साइन 3 पाई एक्स है, साइन 5 पाई एक्स है। तो ये वो वाले हैं जो इसके अंदर, जो इसके ऑड टर्म्स हैं वो है। ठीक है, तो दैट इज हाउ वी राइट द इक्वेशन। जो हम इसमें इक्वेशन राइट कर रहे हैं वो इस किस्म की इक्वेशन है। इसकी अगर जनरल टर्म लिखना चाहें तो 1/2 प्लस समेशन, ठीक है ना, 2 अब ये पाई है, फिर 3 पाई है, इसको कैटर करने के लिए क्या किया है, 2n+1 लिखा है उसने, 7 पाई लिखी है। तो ये हमेशा क्या क्रिएट करेगा, जब आप n को चेंज करोगे तो ये इसके अंदर n अब 0 से स्टार्ट किया उसने, तो इसका मतलब है कि इसमें 0 डालें तो ये हो जाएगा आपके पास 1 पाई 2 तो ये पहली टर्म क्रिएट हो जाएगी, और जब n 1 होगा तो ये दूसरी टर्म क्रिएट हो जाएगी, ये वाली 2/3 पाई साइन 3। और जैसे ही n 3 होगा तो ये वाली 2/5 पाई वाली साइन 5 पाई x क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन राइट ए जनरल टर्म इसके लिए। ठीक, तो यू कैन अनम्यूट, और आपको क्वेश्चन अगर आपके जहन में है कि, तो आप पूछ सकते हैं इसमें। जी, कोई क्वेश्चन है आपके जहन में, एनीबॉडी? जी, आप अपने माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अरसलान, ईशा, फिदा, हारून, जैन, सवेरा, जैनब, तानजे, नजम। जी, एनी क्वेश्चन यू हैव इन योर माइंड? तो नहीं गए आप लोग? हेलो, हेलो। जी सर। जी जी, ये जो मैंने एग्जांपल कराई है, इसमें कोई क्वेश्चन है आपके जहन में? सर अभी तक तो क्लियर है तालिब में। नहीं, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे आप सो गए हैं आप सब लोग। जाग रहे हैं सर। इसमें ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पे आपका क्वेश्चन बनता है और आपने पूछा नहीं है। इसमें तो बहुत सारी ऐसी जगह थी इस क्वेश्चन के अंदर जहां मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यू विल आस्क क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन था कि हमें कैसे पता चलेगा कि फंक्शन इवन है या ऑड ग्राफिकली? जी, गुड क्वेश्चन। ये देखें ना, अब शुरू में चले जाएं, ये जहाँ से एग्जांपल स्टार्ट हुई है वहां चले जाते हैं।
उस फंक्शन को जब आप ग्राफ करते हो ना, वहां से समझ आ जाती है आपको। जैसे ये वाला फंक्शन है, इस फंक्शन को जरा आप गौर से देखें, क्या ये इवन है या ऑड है? ये ना तो इवन है ना ऑड है। देख रहे हैं आप इस फंक्शन को? इवन और यस ऑड सर। के लिए क्या होता है कि आप अगर किसी फंक्शन का एफ के अंदर अगर एक्स है तो वो बराबर हो जाता है एफ ऑफ माइनस एक्स के। लेकिन ऑड में ये होता है कि अगर आपका कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसमें जैसे एक्स को आप माइनस करते हैं तो वो माइनस बाहर फेंक देता है, तो वो बराबर हो जाता है माइनस एफ ऑफ एक्स। अब मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ, अगर मैं आपको ले जाऊं, एक मिनट, एक और फंक्शन है मेरे ख्याल में इसमें है, इसमें नजर नहीं आ रहा मुझे। लेट मी शो यू वर्ड डॉक्यूमेंट को खोल लेते हैं। सर इवन की तो है ना ये पहचान के, अगर उसको वाई एक्सेस के लॉन्ग फ्लिप करें तो वो सेम रहता है। अभी देखें ना, ये मैं आपको बताता हूँ। आई विल बी एबल टू होपफुली। हाँ, आपको नजर आ रहा है ये? ठीक है, अच्छा। हाँ, I am not able to open f of x में ड्रा करना। एक मिनट, मेरा ख्याल में मुझे ये क्लोज करना पड़ेगा। पावर पॉइंट में जाते हैं तो कोई ब्लैंक। हाँ, जी। अब ये देखें ना, इसमें आपके पास क्या होता है कि अगर आप किसी फंक्शन को माइनस एक्स करते हो तो उसमें ये होता है कि अगर वो उस फंक्शन के एक्स के बराबर आ जाए तो ये क्या है, इवन है। इसका मतलब है कि आपके पास कोई फंक्शन है, आप उसके नेगेटिव साइड पे चले गए हो। नेगेटिव का मतलब है कि आप उसके इस साइड पे आ गए हो। आप लेट से एफ ऑफ -2 को देखो। आप -2 के ऊपर अगर आपको वो वाली वैल्यू नजर आए जो +2 के ऊपर होती है, ये आप +2 पे आ गई है, -2 पे आप गए और आपको ये कि -2 के ऊपर भी लेट से वो वैल्यू थी, यूं कर लेना, -2 के ऊपर वैल्यू है 13, और अगर एफ ऑफ 2 के ऊपर भी 13 आ गया तो इसका मतलब है ये फंक्शन क्या है, इवन है। अब ऑड क्या है कि एफ ऑफ -2 के ऊपर 13 आया और एफ ऑफ 2 के ऊपर जो है वो -13 के बराबर है। तो अगर ये है तो ये फिर क्या हो गया, ये आपका ऑड आ गया। अब आपको समझ आ रही है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो, हेलो। यस सर। ये आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? आपको नजर आ रहा है ये वाला जो मैंने अभी किया काम? जी सर। जी। जी सर, आ तो, रहा है नजर। तो इवन और ऑड का ये फर्क है कि आप नेगेटिव में जाते हो, आप उसके नेगेटिव साइड पे जाके उस फंक्शन की वैल्यूज देखते हो। अब ये आपके पास जो फंक्शन दिया हुआ था वो ये था कि -1 से 0 के दरमियान 0 था और फिर +1 पे जाके वो ये था। अब इसमें अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो गया हूँ, अब मैं रेड कलर उठा लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊं, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू लेट से f एट -1/2 ये है ना, इस पे क्या वैल्यू है इसकी, 0। ये जगह वही है ना, -1/2 है ना ये जगह। इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है। अब मैं क्या करूंगा, मैं फंक्शन की वैल्यू 1/2 पे देखूंगा, +1/2 पे देखूंगा, +1/2 पे देखूंगा। अब मैं +1/2 पे गया, वो तो ये बन रही है ये, और इस पे जब मैंने इसकी वैल्यू देखी तो वो तो 1 है। तो ये दोनों तो मैच नहीं कर रही। इसका मतलब है कि ये तो इवन नहीं हो सकता और ऑड भी नहीं हो सकता। तो ये फंक्शन ना इवन है ना ऑड है। यू गॉट माय पॉइंट? ये वाला फंक्शन जो मैंने आपको दिखाया है, जिसकी एग्जांपल हल की है हमने, ये ना इवन है ना ऑड है।
क्लियर हुआ आपको? यस सर, Everybody? हो गया, जी जी जी। हो गया सर। अच्छा, और कोई क्वेश्चन अगर आपके जहन में हो जहाँ पे इसने ये सॉल्व किया है, तो ये आप बाकायदा इसको दोबारा से इस पूरी यूट्यूब को देख सकते हैं। ये इसका एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब हम एक और एग्जांपल हल कर लेते हैं। ये वाली एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ, ये वाली एग्जांपल उठाते हैं। इसका नाम है फोरियर सीरीज एग्जांपल 2। ये भी मैंने यूट्यूब से देखी है। अब इस फंक्शन को देखें। अब इस फंक्शन को देख के मुझे बताएं क्या ये इवन है या ऑड है? इवन है सर। इवन इसका एक पीरियड कहां से शुरू हो रहा है? जी, इसका पीरियड जो है वो -π से शुरू हो रहा है +π के दरमियान, है ना। -π से +π के दरमियान। और ये इवन है क्योंकि इसका बिहेवियर y एक्सिस के दोनों साइड पे बिल्कुल सेम है। मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू उठाऊं, f ऑफ -π/2 उठाऊं, तो वो f ऑफ π/2 के बराबर है। f ऑफ कोई और उठाऊं, 3π/2 उठाऊं, -3π/2, तो वो भी +3π/2 के बराबर है। ये तो इवन फंक्शन है। एवरीबॉडी एग्रीड कि ये इवन फंक्शन है? हेलो एवरीवन, सर। अरे को समझ आ रही है कि ये इवन फंक्शन है? अपने आप को कन्विंस कर पा रहे हो सारे के सारे कि ये इवन फंक्शन है? यस सर। गुड। अब इवन फंक्शंस के रिपरकशंस हैं, क्या है कि जब आप इसकी फोरियर सीरीज कंप्यूट करोगे तो क्या होगा, ठीक है। सबसे पहली बात है कि क्या आपको ये क्लियर है कि इसका t0 2π है, इसमें टाइम पीरियड 2π के बराबर है? क्या मैंने स्कूल में कह रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, बाजना है। ये इसका पीरियड 2π के बराबर है। ये क्लियर है सबको कि इसका पीरियड 2π है? एवरीबॉडी, क्या आप सब लोगों को ये क्लियर है कि इसका पीरियड 2π है? t0 इज इक्वल टू 2π। यस सर। हर एक को क्लियर है? जी सर। इस फंक्शन को, इसकी पीरियोडिसिटी देख के आप बता सकते हैं कि इसका पीरियड 2π के बराबर है। इसका मतलब है, और अगर इसका पीरियड 2π के बराबर है तो ओमेगा नॉट कितना होगा? इसके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी? 2π/t0। तो 2π के ऊपर 2π डिवाइड होके 1 आ जाएगा। लेकिन याद रखना ये ओमेगा नॉट है, ये एफ नॉट नहीं है। इसका मतलब है ये रेडियन फ्रीक्वेंसी है, रेडियंस पर सेकंड। ये हर्ट्स नहीं है, हर्ट्स आते हैं फ्रीक्वेंसी से, साइकिल पर सेकंड नहीं है ये, ठीक है। ये ओमेगा नॉट है। तो ये टाइम पीरियड आ गया, ये इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई। तो हर पीरियोडिक सिग्नल की एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो अब अगर इस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल की हम ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज, अब क्या मालूम कर रहे हैं, ये जो साइन और कोसाइन वाली सीरीज होती है इसे हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज। एक और होती है एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज, ठीक है। ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज। और इसको हम कंप्यूट करें तो ये आ जाएगा आपके पास। अब ये बता रहा है कि x ऑफ t इज एन इवन फंक्शन। अब ये इवन फंक्शन है तो इसकी रिपरकशंस क्या होंगी कि इसमें bn 0 होगा। ये देख रहे हैं, b सब n 0। आपको bn कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि bn किसके साथ है? साइन के साथ है। और साइन क्या है? अगर आप गौर से देखें तो साइन एक ऑड फंक्शन है। अब आप bn कैसे कैलकुलेट करते हो? आप bn के लिए इंटीग्रेशन लेते हो जिसमें आप अपने फंक्शन को, आपका फंक्शन क्या है? x ऑफ t है, उसको मल्टीप्लाई करते हो साइन के साथ। तो साइन क्या है? एक ऑड फंक्शन है। और आपका xt क्या है? इवन। जब इवन ऑड से मल्टीप्लाई होता है ना तो जवाब आता है, प्रोडक्ट क्या आता है? ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन की जब आप इंटीग्रेशन करते हो माइनस से प्लस के दरमियान, ऐसी लिमिट हो जिसमें पहली लिमिट माइनस हो, दूसरी प्लस हो और बीच में इवन फंक्शन पड़ा हुआ हो, तो नीचे वाला एरिया ऊपर वाले एरिया को कैंसिल कर देता है और आपके पास आंसर 0 आता है। इसलिए ये bn सारे के सारे क्या हो गए हैं? 0 हो गए हैं। ये आपको क्लियर हुआ है सबको? bn कैसे 0 हुआ है? क्या आप अपने आप को कन्विंस कर सकते हैं कि bn कैसे 0 हुआ है?
एवरीबॉडी? जी, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपने फंक्शन देख के बताना होगा कि इसमें bn 0 है या an 0 है। आपको बात समझ आ रही है कि bn क्यों 0 है? क्योंकि bn जो है वो प्रोडक्ट है। bn जब हम कंप्यूट करते हैं तो एक इंटीग्रेशन करते हैं, उस इंटीग्रेशन के अंदर दो फंक्शन होते हैं। एक होता है आपका f ऑफ t, साथ क्या होता है साइन की टर्म, साइन n ओमेगा नॉट t dt, इसके साथ इंटीग्रेशन करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि उस केस में क्योंकि साइन ऑलरेडी एक ऑड फंक्शन है और f ऑफ t क्या है इवन है, तो इवन जब 8 से मल्टीप्लाई होता है तो पूरा का पूरा इंटीग्रेशन के अंदर जो वो इंटेग्रेंट पड़ा हुआ है जिसको हमने इंटीग्रेट करना है वो क्या है, एक प्रोडक्ट जो है वो सारा का सारा ऑड हो जाता है। तो ऑड का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम माइनस लिमिट से किसी प्लस लिमिट पे, तो क्या होगा कि वो पूरा का पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। तो bn जो है वो ऑटोमेटिकली 0, अगर bn 0 हो जाता है तो इसका मतलब है कि जो साइन टर्म्स हैं वो खत्म हो जाएंगी इस ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज में, क्योंकि उनका वेट्स खत्म हो गए हैं। आपको ये चीज क्लियर हुई सबको? एवरीबॉडी? यस सर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अंडरस्टैंड करो इस पॉइंट को। मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूं दोबारा से। अगर हम इसको यहां से देखें इरेज करके, जो मैं बात बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि आपका bn क्या है। इसमें यहाँ पे कोई स्केल फैक्टर होगा, मैं स्केल फैक्टर को इग्नोर कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन कहाँ से हो रही है, माइनस एल से प्लस एल पे हो रही है इंटीग्रेशन, और दरमियान में क्या है एफ ऑफ टी, साथ कोई साइन टर्म है, साइन क्या है एन ओमेगा नॉट टी डी टी। तो ये जो है आप इसको देखें तो ये प्रोडक्ट है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, ये इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट है। अब एफ ऑफ टी क्या है, ये आपके पास इवन है, और आपके पास साइन एन ओमेगा नॉट टी क्या है, वो आपके पास ऑड है। तो जब इवन और ऑड आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो दोनों का प्रोडक्ट जो बनता है, जो फंक्शन बनता है, उसकी नेचर क्या हो जाती है, ऑड। तो अगर मेरे पास कोई ऑड फंक्शन है और मैं उसको माइनस एल से प्लस एल के दरमियान इंटीग्रेट कर रहा हूं तो जवाब हमेशा क्या आएगा, 0। क्योंकि ऑड फंक्शन जो है ना वो 0 से पहले वो बिलो एक्स एक्सिस होता है और 0 के बाद वो अबाव एक्स एक्सिस, तो एरिया बिलो और एरिया अबाव आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो जवाब आपके पास क्या आता है, 0 आता है। तो ये bn 0 जो आया है ये इस वजह से आया है। एवरीबॉडी क्लियर? आपको क्लियर हो रहा है सबको कि bn 0 है? एवरीबॉडी? यस सर। गुड। अच्छा, अब आगे चलें और हम ए नॉट कंप्यूट करते हैं। अब अगर ए नॉट कंप्यूट करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ आधा साइकिल चाहिए, इसलिए कि ये इवन है। इवन के लिए हमें पूरे साइकिल पे इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं होती, हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं और यहाँ 0 से t0/2 पे हाफ साइकिल पे चले जाते हैं। ये लिबर्टी इसलिए ले रहे हैं कि ये क्या है, इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन में हम ये लिबर्टी ले सकते हैं। तो अगर मैं इसमें 0 से 2 बाई, ये देखे ना 2 पाई, t0 क्या है 2 पाई के बराबर है, वो यहाँ प्लग कर लिया, और 0 से पाई के दरमियान चले गए हाफ साइकिल के, यहाँ 0 से पाई के दरमियान। अब 0 से पाई के दरमियान भी इसके दो रीजन बन रहे हैं, एक है 0 से पाई बाई 2 और दूसरा रीजन है पाई बाई 2 टू पाई। अब 0 से पाई बाई 2 के दरमियान तो ये 1 है और पाई बाई 2 से पाई के दरमियान ये 0 है। तो आप देखेंगे कि ये इस इंटीग्रल को दो हिस्सों में कन्वर्ट कर देगा। देखा ना, 0 से पाई बाई 2 के दौरान 1 है और चूंकि बाकी रीजन में इसकी एक्टिविटी 0 है तो उसने उसको कंसीडर ही नहीं किया। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, 1/2। तो 1/2 क्या है, ये इसकी डीसी वैल्यू है। 1/2 मुझे बता रहा है कि जो मेरे पास फंक्शन दिया गया था, जिस फंक्शन की मैंने फोरियर सीरीज कंप्यूट करनी थी, वो सिमेट्रिक नहीं है। इसके अलॉन्ग सिमेट्रिक नहीं है,
एक्स एक्सेस के, अब यहाँ पे ये सिमेट्रिक है वाई एक्सेस के अलोंग, लेकिन एक्स एक्सेस के अलोंग ये सिमेट्रिक नहीं है। एक्स एक्सेस के अलोंग सिमेट्रिक उस वक्त होता जब ऊपर इसका एरिया इस फंक्शन का और नीचे इसका एरिया सेम होता, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं सारा का सारा एरिया इसका ऊपर है। इसका मतलब है कि ये ए नॉट इसमें मौजूद होगा। अगर ये सिमेट्रिक होता तो इसमें ए नॉट का क्या आता, 0 हो जाता, डीसी वैल्यू इसकी 0 हो जाती अगर ऊपर और नीचे इस फंक्शन का जो एरिया है वो सेम होता। एवरीबॉडी क्लियर? उसके बाद ए एन हम कंप्यूट करते हैं। ए एन भी हमें पूरा साइकिल जाने की जरूरत नहीं है, हमें हाफ साइकिल जा सकते हैं। और यहाँ पे देखें 2 था उसको 4 हो गया, यहाँ पे वो 2 से मल्टीप्लाई करके हमने इसका एडवांटेज लिया है कि ये क्या है, एक्स ऑफ टी इवन फंक्शन है। अब एफ ऑफ टी कोसाइन एन ओमेगा नॉट टी, अगर आप इसको देखें और इसको हम सॉल्व करते हैं, ये आ जाता है 1, क्योंकि इसमें 0 से पाई बाई 2 के दरमियान तो इसकी वैल्यू 1 है, और बाकी हाफ साइकिल में इसकी वैल्यू फ्रॉम पाई बाई 2 टू पाई इसकी वैल्यू 0 है। तो इस इंटीग्रल को अगर हम गौर से देखें तो ये cos एन टी ओमेगा नॉट कहाँ चला गया, ओमेगा नॉट क्योंकि 1 था तो वो 1 के साथ वो गायब हो गया, एन टी आ गया। एन टी को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा साइन एन टी, ये देखें ना साइन एन टी आ रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखें साइन एन टी है, साइन एन टी, और ये 1 ओवर एन, क्योंकि इसमें एन टी है तो डेरिवेटिव लें टी के साथ तो एन निकलेगा, और उसको डेरिवेटिव को हम डिनोमिनेटर में ले आए, और लिमिट्स क्या है 0 टू पाई बाई 2। तो अगर हम टी की जगह पाई बाई 2 डालेंगे तो क्या आ जाएंगे, साइन एन पाई बाई 2, और 0 डालें तो ऑफकोर्स हमें पता है कि साइन ऑफ 0 हमेशा 0 होता है। तो साइन एन पाई बाई 2 का मतलब है पाई बाई 2 के मल्टीपल। अब जरा साइन का बिहेवियर देखते हैं, साइन का ग्राफ अगर आप देखें और उसका बिहेवियर देखें वो पाई बाई 2 पे क्या करता है। तो अगर जो पहला पाई बाई 2 हमारे पास आएगा उसमें एन क्या होगा, क्योंकि हम ए एन को देख रहे हैं तो हमें पता है कि ए एन में एन कहां से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, 1 से स्टार्ट होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है, इसलिए हम पहली वैल्यू डाल देते हैं एन इक्वल टू 1। तो क्या आएगा, साइन पाई बाई 2। तो साइन पाई बाई 2 क्या है, अगर आप जरा गौर से देखें साइन पाई बाई 2 क्या है। साइन पाई बाई 2 पे अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू 1 है, क्योंकि साइन 0 से स्टार्ट होता है, पाई बाई 2 पे पीक पे चला जाता है, 1 पे चला जाता है, और फिर पाई पे 0 हो जाता है। तो अब अगर मैं साइन पाई बाई 2 पे देखूं तो ये क्या है, 1 है। और साइन 2 पाई बाई 2 पे देखूं, जब n 2 हो जाएगा तो ये होगा 2 टाइम्स पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा साइन पाई पे फिर क्या है, ये 0 है। और साइन 3 पाई बाई 2 पे ये -1 है, और साइन 4 पाई पे फिर 0 है, साइन 5 पाई बाई 2 पे फिर 1 है, साइन 6 पाई बाई 2 पे फिर 0 है, 7 पाई बाई 2 पे फिर -1 है। तो अगर देखें ना पाई बाई 2 के मल्टीपल पे देखते जाएं, साइन का बिहेवियर मल्टीपल पे देखते जाएं तो आपको बहुत सारे बिहेवियर नजर आएंगे। तो n अगर इवन है तो 0 होगा, ये तो बड़ा कंफर्म हो गया कि साइन n अगर, तो साइन 2 पाई बाई 2 4 पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 के जो इवन वाले मल्टीपल हैं, क्योंकि पाई बाई 2 के मल्टीपल देख रहे हैं ना, आपने गौर करना है ये पाई का मल्टीपल नहीं है, हम यहाँ पे पाई बाई 2 के मल्टीपल देख रहे हैं। साइन का आर्गुमेंट है n टाइम्स पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 के मल्टीपल देख रहे हैं, आर्गुमेंट को देखें साइन के, तो पाई बाई 2 के मल्टीपल में अगर n इवन हो गया तो ये आइडेंटिकली 0 हो जाएगा। और अगर ये आपके पास ये अगर ये आपके पास आ जाता है ये 1 2 3, तो आपके पास 2 बाई एन पाई आ जाएगा। और अगर ये 2 4 6 आ जाता है तो फिर 2 बाई एन पाई आ जाएगा। तो ये मैं इसको अगर आपको ज्यादा क्लियर नजर आप देखें ना, अगर n इवन है तो 0 आ जाएगा। अब अगर n 1 है या 5 है या 9 है, ये वो वाले ऑड है जो कि 1 है, हालांकि 3 भी ऑड है उसको इंक्लूड नहीं कर रहा, उसके बाद 5 पे चला जाता है, 7 भी ऑड है उसको इंक्लूड नहीं कर रहा, 1 एक स्किप कर रहा है, 1 5 9 पे जा रहा है, उस पे 2 बाई एन पाई आ जाएगा। और अगर ये वो बीच वाले ऑड हैं, 3 है 7 है इस तरह के हैं, 11 है, तो उस पर -2 बाई एन पाई। तो इसके 3 बिहेवियर है, 3 डिफरेंट किस्म की वैल्यूज देगा बेस्ड ऑन एन क्या है।
ठीक है। तो n पे बेस करते हुए इस चीज की वैल्यू मुख्तलिफ होगी। तो आपके पास an जो है वो 3 टाइप का an आ गया। तो अगर आप गौर से देखें यहाँ पे तो ये क्या आ गया, इसमें आपके पास bn तो है नहीं, तो an आ गया 2 बाई एन पाई साइन एन पाई बाई 2। ये सारी की सारी चीज क्या है, ये an की वैल्यू है। इसके साथ मुझे क्या मल्टीप्लाई करना है, कोसाइन मल्टीप्लाई करना है। ये देखें ना आप, अब आपको क्लियरिटी आ जाएगी। ये देखें, ये कॉस है, कॉस एन टी क्या है, ये कॉस एन ओमेगा नॉट टी की वैल्यू है। ए एन की वैल्यू है 2 बाई एन पाई साइन एन पाई बाई 2। ये सारी की सारी चीज जो है ये क्या है, ए एन की वैल्यू। तो अगर हम इसको एक्सपैंड करें तो आपको ये समझ आएगी। यहाँ पे ये देखें कॉस टी, क्योंकि इस साइन साइन एन पाई बाई टी का बिहेवियर है, ठीक है, इस सारी चीज का बिहेवियर है। ये कभी 2 बाई पाई हो जाता है, कभी -2 बाई पाई हो जाता है। तो ये जो वो वाले ऑड हैं, वो वाले ऑड हैं जो 1 है, 3 है, सॉरी 1 है, 5 है, तो उसके ऊपर प्लस है, इसका देखिए ना प्लस है, ये प्लस है। लेकिन अगर ये 3 है, 7 है, तो उसके ऊपर नेगेटिव है, देखिए नेगेटिव। क्योंकि आपने पीछे देखा था ना कि इसका बिहेवियर इस सारी टर्म का, ये जो मैं बता रहा हूँ 2 बाई एन पाई साइन एन पाई बाई 2, इसका बिहेवियर चेंज हो रहा है। तो ये इवन को तो पूरा खा जाता है, लेकिन फिर आर्ट्स को 2 में तकसीम कर देता है। एक सेट के लिए ये अपनी वैल्यू रखता है 2 बाई एन पाई, और दूसरे के लिए ये अपनी वैल्यूज रखता है -2 बाई एन पाई। तो उस वजह से ये देखें ना बिहेवियर ये आ रहा है, ठीक है। तो अब अगर हमने कम्पैक्ट फोरियर सीरीज बनानी है इसकी, तो नेगेटिव साइन को हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। उससे क्या हो जाएगा, इसको साइन का एक फेज टर्म पैदा हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं आगे, कि हमें पता है कि माइनस कोसाइन जो होती है वो इस तरह भी लिखी जाती है। उसमें देखो फेज टर्म आ गई है, पॉजिटिव बन गया है। अब इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है और इसमें एक फेज टर्म आ गई है। तो अगर हम इसकी फेज टर्म को देखें तो उसको यूज करते हुए हम ये देखें ना, अब ये कोसाइन टी, ये -1/3 कोसाइन 3t था, वो हो गया 1/3 कोसाइन 3t माइनस पाई। ये फेज आ गया इसके अंदर, देखें इसके अंदर फेज नहीं है, लेकिन ये नेगेटिव टर्म के अंदर फिर फेज ला के हमने उसको पॉजिटिव कर दिया। तो ये हमारे पास कम्पैक्ट फोरियर सीरीज आ गई, कम्पैक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज। टी नॉट ए नॉट के बराबर है, और सी एन किसके बराबर होता है, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर होल अंडर द रूट। अब आपको पता है कि बी एन तो है ही नहीं, तो ए एन स्क्वायर अंडर द, इसका मतलब है सी एन जो है वो ए एन के बराबर है। तो जो ए एन की वैल्यू होगी वही सी एन की वैल्यू होगी। ये देख रहे हैं आप, ये अच्छा। अब आप गौर से देखिए, ए एन स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट लिया तो ए एन नहीं निकला, मॉड ऑफ ए एन निकला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि ये ए एन नहीं निकलता इसमें से। जब 2 और ये स्क्वायर रूट 1/2 कैंसिल होते हैं तो ए एन का मॉड बाहर आता है। ए एन का मॉड का मतलब है ए एन की एम्पलीट्यूड, नेगेटिव चीज नहीं आएगी बाहर। स्क्वायर रूट से जो चीज निकलेगी वो हमेशा पॉजिटिव हो। तो ये पॉजिटिव चीज आ गई और आपके पास वैल्यूज आ गई। तो ए एन की वैल्यू आ गई 0 अगर एन इवन है, और अगर ऑड है तो वो आ गई 2 बाई पाई एन, ठीक है, क्योंकि हमने पॉजिटिव कर लिया। अब इसमें और एंगल, फेज एंगल आ गया tan इनवर्स माइनस बी एन ओवर ए एन। अब चूंकि बी एन है ही नहीं, 0 है, तो tan इनवर्स 0 उस वक्त होता है जब वो माइनस पाई के बराबर। तो सब में देखे ना फेज एंगल सेम है, माइनस पाई यहाँ पे भी है, माइनस पाई है, तो जहां जहां भी फेज एंगल है वो कांस्टेंट। ये देख रहे हैं माइनस पाई है 3 7 उसके ऊपर, और बाकियों पे तो फेज एंगल है ही नहीं। तो फेज एंगल जो है वो सिर्फ और सिर्फ उन 8 वैल्यूज पे है जो 3 है 7 है। ये देखें ना 3 है, ये फेज एंगल आ रहा है, ये फेज एंगल है, ये माइनस पाई के बराबर, ठीक है। तो एनी क्वेश्चन यू हैव इन योर माइंड इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में, अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। एनी क्वेश्चन यू हैव इन योर माइंड? जी जी। सर अगर पूछा जाए कि इसके स्पेक्ट्रा ड्रा करें फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के, तो वो कैसे करेंगे? जी, वो आपको पता है ना कम्पैक्ट फोरियर सीरीज में कैसे करते थे हम। तो इसमें हम ओमेगा के साथ करते हैं ना, ओमेगा के साथ स्पेक्ट्रा ड्रा करते हैं। मतलब एक आपका एक्सिस ओमेगा होगा और एक आपका एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रा होगा, एक फेज स्पेक्ट्रा होगा। तो अगर आपने वो एग्जांपल देखी हो 2.1 वाली, या आई डोंट नो 3.1 है, कौन सा चैप्टर है जिसमें हमने वो सॉल्व की थी, तो उसमें देखा था आपने, तो उसमें जो वैल्यूज जो है ना वो यही आएंगी।
प्रॉब्ली इसने किया भी होगा कुछ स्पेक्ट्रम, होपफुली। अच्छा, इसने ड्रा नहीं किया, लेकिन अगर आप देखें बड़े आराम से तो आप इसमें देखेंगे कि आपका एक्सेस, हाँ, अगर वो फोरियर सीरीज आपको कही गई है तो फिर तो आप n के साथ भी ड्रा कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि n को आप 0 से स्टार्ट कराएंगे, फिर n1 होगा, फिर n2 होगा, उसके ऊपर जो उसकी एम्पलीट्यूड बन रही है उस एम्पलीट्यूड जितना आप एक लाइन खींचेंगे तो वो लाइन ग्राफ होता है। तो वो आप जिसमें अपनी जबान में लॉलीपॉप ग्राफ कहते हैं, तो वो एक लाइन होगी जिसमें ऊपर एक सर्कल, फील्ड सर्कल होता है, तो वो हाइट रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर n=2 के ऊपर एक लाइन होगी, लेकिन लाइन की जो हाइट है या जो उसकी लेंथ है वो हमेशा उस n पे जो उस पर्टिकुलर C1 है या C2 है उसकी जो भी एम्पलीट्यूड आ रही है वो वहां पे ड्रा हो जाएगी। इस तरह n3 के ऊपर उसकी एम्पलीट्यूड ड्रा हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि मैं A2 ड्रा करना चाहता हूँ, सॉरी C2 ड्रा करना चाहता हूँ, तो C2 के ऊपर मैं देखूंगा तो ये आ जाएगा 2/π और n क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2/π2, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, मेरे पास 1/π आ जाएगा। तो 1/π जितनी मेरी हाइट होगी, अब आपको पाई पता है कि वो 3.14 के बराबर है अप्रोक्सीमेटली, तो 1/3.14 करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू, उतनी वैल्यू का आप एक लाइन ड्रा कर लेंगे। कहाँ पे, n=2 वाली जगह पे। तो फेज भी इसी तरह है कि आप फेज ड्रा करेंगे तो वो भी n के साथ ड्रा होगा, तो एक फेज का स्पेक्ट्रम होगा और एक एम्पलीट्यूड का स्पेक्ट्रम ड्रा होगा, लेकिन ये ड्रा हमेशा n के साथ होंगे। लेकिन अगर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म में है तो वहां ओमेगा के साथ होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं n वाले फोरियर स्पेक्ट्रा को ओमेगा वाले फोरियर स्पेक्ट्रा में कैसे लेके जा सकता हूँ। तो उसका तरीका ये होता है कि ये जितने भी n है ये एक्चुअली ओमेगा नॉट के मल्टीपल हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ n=2, अगर मैंने इसको ओमेगा में लेके जाना है तो मैं लिखूंगा 2 टाइम्स ओमेगा नॉट। तो जैसे ही मैं इस 2 को ओमेगा नॉट से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सारा का सारा एक्सिस जो मेरा है, जो n वाला एक्सिस था, ये ओमेगा वाला एक्सिस बन जाएगा। आपको बात समझ आ रही है ना, कि अगर मैंने इस n वाले एक्सिस वाले स्पेक्ट्रा को ओमेगा वाले एक्सिस वाले स्पेक्ट्रा में लेके जाना है तो मैंने क्या करना है, ओमेगा नॉट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो फॉर एग्जांपल n=3 जो है ये एक्चुअली n=3 नहीं है, ये ओमेगा में 3 ओमेगा नॉट वाली जगह है। इसी तरह n=4 कहीं लिखा हुआ है तो वो फोरियर सीरीज में तो n=4 लिखते हैं, लेकिन फोरियर ट्रांसफॉर्म में वो जो है वो 4 ओमेगा नॉट के बराबर है वो जगह। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? एनी अदर क्वेश्चन यू हैव इन योर माइंड अबाउट, जी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। हेलो, इस केस में तो ओमेगा नॉट 1 है। हाँ ओमेगा नॉट 1 है, तो वो फिर वही सिंपल आपने करना क्या है कि n को इरेज करके वहां पे ओमेगा लिख दें। वो जो लिखा हुआ है ना Yes, आखिर में sir. n आएगा ना, हाँ n एक्सिस, तो n को हटा के बस, हाँ तो इस केस में तो ये आइडेंटिकल है दोनों। हाँ, लेकिन जनरलाइज बता रहा हूँ कि कैसे n एक्सिस से ओमेगा वाले एक्सिस पे कैसे जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई पीरियोडिक सिग्नल दे दे और आपसे क्वेश्चन पूछे कि इसकी मुझे फोरियर ट्रांसफॉर्म बताओ, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है पीरियोडिक सिग्नल्स का, लेकिन उसमें ये होता है कि हम वो जो उसके Cn होते हैं या वो एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज बनाते हैं उसमें पहले, और उसमें जो एक्सेस होता है वो आप ओमेगा नॉट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें डेल्टा फंक्शन आ जाते हैं, क्योंकि लाइन ग्राफ को हम फिर डेल्टा में रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसकी भी मैंने एक एग्जांपल आपको सॉल्व करवाई थी लास्ट टाइम। जी, एनी अदर क्वेश्चन यू हैव इन योर माइंड, कोई और क्वेश्चन आपके जहन में है तो? हेलो, एनीबॉडी? नो? तो आप ये वाली YouTube देख सकते हैं और इसके थ्रू आप देख सकते हैं कि कोई एनी क्वेश्चन यू हैव बिफोर वी मूव टू द फोरियर ट्रांसफॉर्म। अगर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म की तरफ जाएं तो उसमें क्या होगा? जी, हेलो, जी कोई क्वेश्चन है बिफोर वी मूव ऑन टू फोरियर ट्रांसफॉर्म? नो? तो आई होप कि कुछ मैंने एक्सप्लेन
कर दिया इसमें आपको ना थोड़ा सा। अब ये फोरियर ट्रांसफॉर्म का एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में। अच्छा, अब आप जरा इसको गौर से देखें, बड़े आराम से देखें। इसमें आपको एक सिग्नल दिया गया है एक्स एफ टी और एक सिग्नल दिखाया गया वाई एफ टी। अब एक्स एफ टी के साथ कोई ट्रांसफॉर्मेशन की गई है जिससे वाई एफ टी क्रिएट हुआ है। तो अगर एक्स एफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको दिया हो तो क्या आप वाई टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म मालूम कर सकते हैं बगैर कंप्यूटेशन के, सिर्फ प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके? तो अगर आप जरा गौर से देखें ना तो वाई टी क्या है, बेसिकली तो हुआ ये है कि एक्स टी को पहले फ्लिप किया गया है, ये ऊपर है और ये नीचे आया है, और उसके बाद फिर इसे ड्रैग करके नेगेटिव साइड पे ले जाया गया है। देखिए ना, जरा गौर करें, एक्स एफ टी और वाई एफ टी को कंपेयर करें आपस में कि अगर मैं आपको एक्स एफ दे दूं तो ये क्या होगा। तो अब ये 4 आंसर दिए हुए हैं, हम जरा इसको सॉल्व करते हैं कि अगर एक्स एफ टी का मुझे फोरियर ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है, इस केस में क्या है, कैपिटल एक्स ऑफ एफ। हालांकि हम चाहें तो एक्स ऑफ ओमेगा भी, लेकिन कुछ लोग इसको एक्स कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा लिखते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म, कुछ लोग इसको कैपिटल एक्स ऑफ एफ लिखते हैं। तो एक ही चीज है, क्योंकि ओमेगा और एफ में 2 पाई एक कांस्टेंट का फर्क है, ठीक है। तो अगर मुझे इसका एक्स ऑफ एफ दिया हुआ है, कैपिटल एक्स ऑफ एफ दिया हुआ है, तो इसकी मदद से क्या मैं इसका कैपिटल वाई ऑफ एफ मालूम कर सकता हूँ कंप्यूटेशन किए बगैर, बेसिक फार्मूला इस्तेमाल किए बगैर, सिर्फ इस बेसिस पे कि देयर इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो हुई है बिटवीन एक्स टी एंड वाई टी। तो अब देखते हैं कि वो क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। ओके, लेट्स लुक एट दिस सिग्नल अगेन। पहला काम ये है कि मैं इस एक्स टी को फ्लिप कर दूं। ये देखें, फ्लिप हो गया। एवरीबॉडी विद मी? आप लोग मेरे साथ हैं? हेलो 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 जी, आपको नजर आ रहा है ना, ये स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? हेलो यस सर। जी। अब सबसे जी पहले, सर। जब सबसे पहले काम ये कि इस एक्स ऑफ टी को हमने फ्लिप कर दिया, ये देख रहे हैं फ्लिप हो गया है। जब फ्लिप हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्स ऑफ टी था, ये क्या बन गया, माइनस एक्स ऑफ टी। अब यहाँ पे एक्स ऑफ माइनस टी नहीं है, माइनस पहले लगा दिया। जैसे नेगेटिव के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसके ग्राफ पे क्या फर्क पड़ेगा, ये फ्लिप हो जाएगा एक्स एक्सिस के अराउंड। तो टी एक्सिस के अराउंड ये फ्लिप हो गया। उसके बाद क्या किया हमने, उसके बाद हमने ये देखें अंदर 2 डाल दिया है। अंदर 2 डालने से क्या हुआ, ये देखें माइनस एक्स के साथ जब इनसाइड 2 टाइम्स टी आया तो ये श्रिंक हो गया। ये पहले -2 से 2 के दरमियान इसकी सपोर्ट थी, अब -1 और +1 के दरमियान सपोर्ट है। ये देख रहे हैं पूरा का पूरा सिग्नल श्रिंक हो गया। क्यों श्रिंक हुआ है, क्योंकि आपने इसके अंदर बेसिकली आर्गुमेंट के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर मैं इसके साथ 1/2 मल्टीप्लाई करता तो ये क्या हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता। अब क्या हो गया, श्रिंक हो गया। तो जब श्रिंक हो गया तो आगे क्या हुआ है फिर, आप देखते हैं। जी, अब ये जो x माइनस एक्स ऑफ 2t है, ठीक है, ये नीचे आ गया है, ये देख रहे हैं आप। तो अगर मैंने इस xt से ये बनाना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल एज दैट कि मैं इसको पहले फ्लिप कर लूं और इसको मैं फिर स्लाइड कर दूं नेगेटिव साइड पे, ठीक है। तो जरा इस इक्वेशन को देखें गौर से, यही काम हुआ है ना यहाँ पे, यही काम हुआ है। ये माइनस एक्स ऑफ 2t था, ठीक है, उसको इन्होंने अब इसके बाद इन्होंने इसको स्लाइड किया है। तो स्लाइड करने के लिए क्या होता है, इस t के अंदर हमने क्या ऐड करना है, ठीक है। अब ये t का मैं ये यहां तक लेके आऊंगा ना इसको, तो 2t के अंदर क्या ऐड करूंगा, 2t के अंदर मैं ऐड करूंगा -1, ठीक है। तो इधर आप जब उसके साथ आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन को देखें गौर से, -x2 इंटू t +1,
तो ये क्या बन गया, अगर आप इसको गौर से देखें, ये है एक्स ऑफ, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको इस तरह लिखूंगा। मैं अगर थोड़ी देर के लिए आपको ले जाता हूँ कि ये क्या हो रहा है। आई वॉन्ट टू शो यू ये पावर पॉइंट। अच्छा, तो पहले इरेज कर लेते हैं, ये थोड़ी स्पेस बना लेते हैं। आर यू विद मी एवरीबॉडी? हेलो हेलो। Yes, sir. अच्छा, अब आपके पास ये सिग्नल है, ये है माइनस एक्स ऑफ टी। जब आप सिग्नल को माइनस एक्स टी कहते हैं तो क्या हो जाता है, सिग्नल फ्लिप हो जाएगा। ये अगर यहाँ पे था तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, बिल्कुल अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, सिर्फ फ्लिप हो जाएगा और फ्लिप अराउंड एक्स एक्सिस हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपने, माइनस एक्स। अब मैं इसको मूव कराना चाह रहा हूं, अगर मैं इसको नेगेटिव साइड पे मूव कराऊंगा तो इसके अंदर प्लस ऐड करूंगा। लेट्स से मैंने +1 ऐड कर दिया, तो क्या हुआ, ये मूव होके इसकी जो 0 लोकेशन थी अब वो 1 बन गई है। ये देख रहे हैं, ये अब मूव होके ये आ गया। ये जो मूवमेंट हुई है उसकी टुवर्ड्स द लेफ्ट, ये इससे हुई है, ये जो मैंने अभी काम किया है, ये देख रहे हैं आप, t+1। तो सबसे पहले जो स्लाइडिंग मोमेंट है वो करें, टी के साथ वाला ऑपरेशन सबसे एंड पे करें। अच्छा, अब एंड पे हम क्या कर रहे हैं, जब यहां पहुंच गया अब हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, ये देखें माइनस एक्स। अब जैसे ही मैंने अगर इसे एक्सपेंड करना है तो मैं क्या करूंगा, इस t के ऊपर 2 को डिवाइड कर दूंगा। ये देखिए जैसे क्या करूंगा, अब क्या हुआ, ये 1 जो है ये यहां पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा, ये देख रहे हैं, ये एक्सपैंड हो गया। ये किस वजह से हुआ, ये करने से हुआ। और अगर मैंने इसको श्रिंक करना है तो मैं कहूंगा -x2t+1। तो क्या होगा, ये मजीद श्रिंक हो जाएगा, ये देख रहे हैं, ये यहां से स्टार्ट होके ये बन गया, ये जो बना है ये श्रिंक हो गया, ये -x2t+1 शिफ्ट होने के बाद श्रिंक हो गया। तो टी के साथ जो भी ऑपरेशन है सबसे एंड पे करें। तो अब आप जरा गौर से देखें, हमने क्या करना है, अब मैं आपको बताता हूं हमें क्या चाहिए। हमारे पास एक है एक्स ऑफ टी, मैं उसको दोबारा देख लेते हैं कि वो, हाँ, -2 to +2, ये है -2 to +2 1, ये हमें दिया हुआ है, ये है एक्स ऑफ टी दिया हुआ है। वाई ऑफ टी क्या है, वाई ऑफ टी ये 0 से लेकर और वो कहां तक आया हुआ है, -2 तक आया हुआ है, और इसके दरमियान में वो ये बना हुआ है, ये देख रहे हैं आप, ये क्या है, वाई ऑफ टी। अब जरा मैं इसको गौर करूं तो बड़ा क्लियरली मुझे नजर आ गया, एक तो फ्लिप हुआ है, दूसरा इसकी सपोर्ट है -2 to 0 और उसकी सपोर्ट है -2 +2, इसका मतलब सपोर्ट हाफ हो गई है, आधी हो गई। तो इसका मतलब है कि मैंने करना क्या है, पहले मैं एक्स एफ टी को, मेरा तो ये ख्याल है कि मैं इस एक्स एफ टी को पहले तो ड्रैग कर दूं, ड्रैग करके मैं इसको 0 से स्टार्ट करवा दूं और मैं इसको ड्रैग करके इसको -2 पे ले जाऊं। तो इसको मैं क्या करूंगा, ये हो जाएगा एक्स ऑफ टी +2। जब मैं ऐसा करूंगा तो मैं क्या कर रहा हूं, ये वाली चीज ये बन गई, ये देख रहे हैं, -2 के ऊपर आ गई, ये वाली चीज चली गई इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे चली गई और ये हुई। अब मैंने क्या करना है, मैं इसको फ्लिप करूंगा, ठीक है, फ्लिप करना तो बड़ा आसान है, ठीक है, तो फ्लिप में चलो एंड पे कर लेता हूँ। तो मैं पहले इसको श्रिंक कर लूँ, ठीक है, अब मैं इसको श्रिंक करना चाहता हूँ ताकि ये छोटी हो जाए चीज, ठीक है। तो उसको छोटी होने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको -2 के ऊपर जाके मैं इस टी के साथ खेलूंगा। तो इस टी के साथ अगर मैं 2t लगाता हूं तो क्या हो जाएगा, तो 2t लगाता हूं, अब इसको देख लें आप ना, ये तो ये जो चीज है ये सारी की सारी श्रिंक हो जाएगी,
ये आ गई, ये आ गई। और अब मैं इसके साथ माइनस लगाता हूं तो ये फ्लिप होके नीचे आ जाएगी, ये देखिए, ये फ्लिप होके नीचे आ गई, ठीक है। और अब ये तो इस साइड पे बाहर निकल गई है, ये देखिए, और मुझे तो चाहिए 0 से 2, तो मैं इसको अब राइट साइड पे लेके आऊंगा। तो राइट साइड पे लेके आने के लिए मुझे इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, अगर आप जरा गौर से देखें तो इसे मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा ताकि मैं इसे, अब देखें ना, मैंने इस साइड पे लेके जाना है, तो इस साइड पे ले जाने के लिए -x ऑफ 2t प्लस 2, ठीक है। और मैं इसके अंदर अब इसमें क्या ऐड करूंगा, इसको मैंने राइट साइड पे लेके आना है, तो मैं -1 ऐड करूंगा ताकि ये -1 हो गया, ये देखिए। तो मेरे पास एक्चुअली जो आंसर है वो है -x 2t प्लस 1। ये वो सारी कहानी है जो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। अब इसी ट्रांसफॉर्मेशन की बेसिस पे मैं यहाँ पे अपना फोरियर ट्रांसफॉर्म करूंगा। अब ये देखें ना, ये आ गया, ये उसके बाद अब इसी की बेस पे ये देखें ना, ये -x 2t प्लस 2 में क्या हुआ, वो यहाँ चला गया। उसके बाद आपने इसको मजीद एक ऑपरेशन किया तो ये बन गया 2, उसमें से कॉमन ले लिया तो ये होगा 2 इंटू टी प्लस 1। अब आपको पता है कि अगर टी के साथ कोई ऑपरेशन होता है तो उसका इफेक्ट फोरियर में ये होता है कि 1/a का मॉड आ जाता है और f के ऊपर a को डिवाइड हो जाता है। तो ये जो a आपने t के साथ लगाया है, इसका इफेक्ट ये है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, स्केलिंग प्रॉपर्टी। तो आप स्केलिंग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, ये देखें। नेगेटिव अगर आप यहाँ पे लगाएंगे तो उसके फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी नेगेटिव चला जाएगा, ठीक है। और अगर आप 2t लगाएंगे तो ये 2 क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा और f के नीचे भी 2 आ जाएगा। ये स्केलिंग प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो गई है। और उसके बाद क्या था, -x ऑफ 2t और उसके बाद +1 था। तो जब t के अंदर कोई चीज ऐड होती है, t प्लस टी नॉट, तो उसका इफेक्ट ये होता है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म में वहां पे एक एक्सपोनेंशियल, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल टर्म पैदा हो जाती है। ये क्या है, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, e⁻j2πf t नॉट, ये प्रॉपर्टी। और ये आपका सिग्नल आ गया इस साइड पे। अब ये सारी तीनों की तीनों प्रॉपर्टियां अगर हम इस पे लगाएं कि हमारी ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हुआ है, ठीक है, तो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन में स्केलिंग भी हुई है और टाइम शिफ्टिंग भी हुई है। तो ये दोनों चीजें अगर हम ऐड करें, मैं आप ये वीडियो आगे लेके जा रहा हूँ, तो आपके पास फाइनल आंसर ये आ रहा है, देखें, -1/2 x f/2 और ये टर्म भी आ गई। ये इसलिए आई है कि आपने राइट की तरफ शिफ्ट किया है। मैंने बताया था ना कि 1 टाइम आपने राइट की तरफ शिफ्ट किया है, और ये इसलिए आया है कि आपने श्रिंक किया उसको। जब भी आप श्रिंक करेंगे तो उससे ये जो है आपकी वैल्यू पैदा होगी, ठीक है। तो टाइम स्केलिंग, क्योंकि टाइम स्केलिंग क्या है, श्रिंकिंग है। तो नेगेटिव साइन जो इधर आप लगाया था, जिसने आपको वर्टिकली फ्लिप करवाया था, वो नेगेटिव साइन यहाँ पे भी आ जाए, ठीक है। क्लियर टू एवरीबॉडी। ये प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करके कैसे आप एक्स ऑफ टी से वाई ऑफ टी में जाते हैं और फिर वाई ऑफ टी से आप कैसे ये फाइंड करते हैं। एवरीबॉडी क्लियर। यस सर। आपको क्लियरिटी हुई कि इसमें तीनों प्रॉपर्टियां इस्तेमाल हुई हैं, स्केलिंग भी और फ्लिपिंग भी और टाइम शिफ्टिंग भी। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्वेश्चन भी एग्जाम में इसी किस्म का आएगा प्रॉपर्टीज के ऊपर, कि उसमें एक फंक्शन दिया होगा, एक ग्राफ दिया होगा, उसका आपको बताया होगा इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें पता है, तो आप बताएं कि अब इसके साथ कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, तो अब कैसे इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हम फाइंड करेंगे, ठीक है। एवरीबॉडी क्लियर। तो अब मैं यस सर। स्टॉप कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग को और आगे 10-15